नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5। इसका पढ़ेंगे हम। पार्ट 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है और क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसी रो में अगर हम आगे पढ़े बच्चों तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हम सब अपने अपने घरों में, शॉप, मॉल में जब आप जाते हैं बच्चों तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन है, या तो सीरीज या पैरेलल। तो आज हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में यही ढूंढेंगे कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों वो सीरीज होता है या पैरेलल होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम। जैसा कि हमने पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 1 to 1 जुड़े हुए होते हैं जितने भी अप्लायंसेस होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो अप्लायंसेस है वो किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं बच्चों? लाइक 1 to 1 नहीं होते हैं, किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं? मतलब दो सेम सोर्सेज है, दो सेम पॉइंट होते हैं ए एंड बी, वहां से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरीके का होता है। तो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, डोमेस्टिक अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें हम, तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा, इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगर हमें कोई फेस्टिवल है, जैसे दिवाली इंडिया के अंदर बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसके अंदर जनरली क्या करते हैं हम? डेकोरेट करते हैं अपने हाउसेस को। मैरिजेस होती है, उसके अंदर भी जो मैरिज है उसके अंदर गार्डन्स जो होते हैं वो डेकोरेट होते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स यूज करते हैं। तो डेकोरेटिव लाइट्स कैसी होती है बच्चों? बहुत सारी लाइट्स होती है, 100 बल्ब होते हैं छोटे छोटे से, और एक साथ एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए होते हैं। वो जरूरी है हमें उसी तरीके से अरेंज करना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इजी होता है कि अपन एक स्विच ऑन करें और सारे बल्ब एक साथ जल जाएं, है ना? ये काम किसमें होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। लेकिन अगर फेस्टिवल में हमें मालूम चले कि किसी बच्चे ने, शरारती बच्चे ने उसमें से एक बल्ब खींच लिया, तो क्या होगा बच्चों? तो ये होगा कि जितने भी लाइट है, जितने भी 100 बल्ब्स हैं, उसमें से अगर एक बल्ब खराब हो गया या किसी ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, खराब कर दिया, निकाल दिया, तो जो बाकी के 99 बल्ब्स है बच्चों वो भी ग्लो होना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब फेलियर हो गया। क्योंकि अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम भी जितने भी अप्लायंसेस हैं उन्हें अगर सीरीज में कनेक्ट करके रखें और कहीं पर एक जगह भी फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा? जितनी भी लाइट है पूरे हाउस की वो क्या हो जाएगी? शट डाउन हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसका मतलब हम सीरीज में अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को अरेंज नहीं करते। तो किसमें करेंगे बच्चों? पैरेलल के अंदर करेंगे। तो हमें आंसर मिल गया कि जब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम जो वायरिंग यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? पैरेलल के अंदर करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि सीरीज के अंदर 1 to 1 जुड़े हुए होते हैं बच्चों। फायदा ये है कि हम उन 100 बल्ब को एक ही स्विच के साथ में क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉप, ऑन और ऑफ कर सकते हैं, है ना? बस इतना सा एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं बच्चों। तो अपन अभी वही सीखेंगे कि डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट के लिए कौन से हैं और एडवांटेज पैरेलल सर्किट के लिए कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। तो डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट का भी अपन एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि अगर कोई भी एक आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो रिमेनिंग जो पूरा का पूरा कनेक्शन है बच्चों वो भी काम करना बंद कर देते। तो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया सीरीज के लिए कि अगर कोई भी अप्लायंस सीरीज में अगर कनेक्टेड है और उसमें से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है या वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी के जितने भी अप्लायंसेस है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड कभी भी कहीं पे भी सेम नहीं रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो वोल्टेज डिवाइड होने से जो एफिशिएंसी है किसी भी अप्लायंसेस की वो प्रॉपर नहीं आएगी। तीसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज मैक्सिमम होती है बच्चों? आर, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अगर किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इसका मतलब उसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? मिनिमम हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के ये क्या कहलाते हैं? डिसएडवांटेज कहलाते हैं। काफी सारे डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या होगा बच्चों? इसका रिवर्स करते चलो। तो पहला क्या है एडवांटेज पैरेलल के लिए? क्या हो गया कि जितने भी अप्लायंसेस है उनके स्विच हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो हमने इसका स्विच बना दिया यहाँ पे
इसका बना दिया अपन ने यहाँ पे, इसका बना दिया हमने यहाँ पे, तो 3 स्विच बना दिए हमने 1 2 3। अगर इसके अंदर से मान लो एक आउट ऑफ ऑर्डर हो भी जाता है तो बाकी जो 2 है वो काम करेंगे उतने ही करंट पर, है ना। तो पहला जो एडवांटेज क्या है कि हम अप्लायंसेस के लिए जो अलग अलग स्विच है वो भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कभी भी जो वोल्टेज है वो अलग नहीं होता, मतलब वोल्टेज की जो वैल्यू है हर एक अप्लायंसेस के लिए वो क्या होगी, सेम होगी। तो 220 वोल्टेज हर एक अप्लायंसेस के पास जाएगा। तीसरा, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है बच्चों, मिनिमम आती है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका मिनिमम आ रहा है तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है आपकी, मैक्सिमम हो जाती है। तो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। इसीलिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो हमें किसमें ज्वाइन करते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसके एडवांटेज पूछे जाते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तो एडवांटेज के लिए सेपरेट स्विच फॉर ईच एंड एवरी अप्लायंसेस इफ वन आउट ऑफ ऑर्डर देन रिमेनिंग आर वर्किंग। थर्ड, minimum resistance to get maximum current, minimum resistance होता है, and voltage remains same for each and every appliances। I hope आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पावर। टॉपिक है बच्चों अपना वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो हमने अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है बच्चों तो क्लास 9 में हमने पावर को पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पढ़ा तो होगा फॉर्मूला। तो पावर के लिए क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसीलिए अपन लिखते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्योंकि कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करेगी ये काम। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो वही फॉर्मूला है बच्चों सेम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। W जो होता है वर्क डन वो किस में गिवन होता है, जूल में गिवन होता है, और टाइम हमें किस में लेना होता है, सेकंड में लेना होता है। तो ऐसा यूनिट जो पावर की है बच्चों वो क्या हो जाती है, वॉट हो जाती है ना, WA T। अगर हमें बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये पता लगाने को आता है या हमें डिफाइन करने को आता है कि 1 वॉट है वो किसके बराबर है, बच्चों फिजिक्स के अंदर 1 जूल 1 वॉट ये कैसे निकाले जाते हैं, अगर हमें इनके फॉर्मूले लर्न है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो अगर 1 वॉट हमें डिस्कस करना है तो 1 वॉट कैसे डिस्कस करेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन इन 1 सेकंड स्टार्ट टू बी 1 वॉट। या अपन एक और तरीके से कह सकते हैं द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में जितना काम हुआ उसे हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। इजी था बच्चों। तो पावर वही है जो हमने जूनियर क्लासेस में पहले पढ़ा है, वर्क डन अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और इसकी एसआई यूनिट क्या कहलाएगी, WA वॉट कहलाएगी। 1 वॉट को अगर हमें रिलेशनशिप लिखना है, देखो डिफाइन करने के लिए आता है बच्चों तो डेफिनेशन है, रिलेशनशिप बोला जाता है तो ये रिलेशनशिप होता है जूल सेकंड और वॉट के बीच में। तो 1 वॉट कैसे डिफाइन हुआ, 1 जूल जब काम हुआ 1 सेकंड में इज कॉल्ड 1 वॉट। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क डन अपॉन टाइम पावर का जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको अगर थोड़ा सा डिराइव करके हम देखें तो हमारे पास देखो जनरलाइज वे में और कितने फॉर्मूले हैं जो निकल कर आते हैं। तो वर्क डन हमने पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज किसके बराबर होता है बच्चों, पोटेंशियल के बराबर होता है, ये पढ़ा है हमने। इससे पहले वाली वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा पार्ट 1, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। अब अगर चार्ज को मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो वर्क डन की वैल्यू हो जाती है V into Q, Q हो जाती है। अब Q जो आपका है वो कहलाता है चार्ज। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I is equal to Q by T, हमने पढ़ा था। जो करंट होता है चार्ज पर सेकंड कॉल्ड करंट कहलाता है, ये भी पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये दोनों डेरिवेशन दोनों चीजें हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ी थी वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आया बच्चों तो पार्ट 1 वीडियो आप देखिएगा। तो करंट के लिए दिया जाता है Q by T, वोल्टेज के लिए दिया जाता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इस Q की वैल्यू अगर हम निकालेंगे बच्चों तो I into T is equal to Q। इस Q की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो वर्क डन की वैल्यू आ गई V I T, V I T आ गया।
अब अगर पावर के फॉर्मूले को अगर हम लिखे तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, वी आई और टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू आई। इसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिकल पावर किसी भी अप्लायंसेस का निकालना है तो अगर हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाइड कर दें तो उस चीज का हमें पावर मालूम चल जाएगा। तो ये एक रिलेशन, एक फर्स्ट फॉर्मूला हमारा पावर का ये था। सेकंड हो गया P इज इक्वल टू V इंटू आई। V आपको पता है, I आपको पता है। अब अगर हम ओम्स लॉ लगा दें फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू होता है बच्चों आई आर, तो V की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें पर आई आर, तो यहाँ पे दो I हो गए तो I स्क्वायर R। एक और रिलेशनशिप निकल, दीज आर कॉल्ड रिलेशनशिप बच्चों, फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल जब पूछा जाता है तो आप यूज कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, नहीं है तो डिराइव करके भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, जब हमारे ये रिलेशनशिप किसके बीच में आया बच्चों, करंट, पावर और रेजिस्टेंस के बीच में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव अ रिलेशन पावर करंट एंड रेजिस्टेंस, तो हमें यही वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। पावर वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप है। अब दोनों जगह करंट आ रहा है तो करंट को अगर हमें हटाना है ओम्स लॉ से, तो करंट की वैल्यू आती है, अगर यहां से अपन I की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो V बाय R आएगी, तो यहाँ पे हम करंट की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे V बाय R, तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया, तो ये हमारे पास में फोर्थ फॉर्म। तो पावर इस तरीके से डिफाइन होता है, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। फिर वर्क डन अपॉन टाइम को हमने चेंज किया कि वर्क डन आखिर किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग सेकंड रिलेशनशिप आया V इनटू I, फिर हमने ओम्स लॉ लगाया तो I स्क्वायर R, एंड फोर्थ वन V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द रिलेशनशिप अमंग पावर, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट तो सब जगह पावर है इसलिए बच्चों वॉट ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, इजी भी लगा होगा टॉपिक। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब अपन कैलकुलेट करते हैं हमारे हाउसेस के अंदर अपन क्या चीज कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरह का वर्क डन हो गया, काम किया किसने, इलेक्ट्रिसिटी ने, तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर इनटू टाइम। अगर टाइम उधर ले जाएंगे अपन तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला हो जाता है पावर इनटू टाइम, तो यही चीज कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अपन चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरीके से डिराइव करते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरे इसके जो बिल है वो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी अपन ने पढ़ा बच्चों, वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी क्या है, वर्क डन के बराबर होता है। जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी हमने कंज्यूम करी है, इसलिए उतना वर्क डन हुआ। ऐसा ही होता है, जितना फ्यूल है उतनी उतनी देर तक की क्या चलती है, मशीन चलती है, तो फ्यूल भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वर्क डन, उतना ही वर्क डन होगा जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी के लिए भी वर्क डन के जो फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम वही काम में आता है बच्चों। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो कमर्शियल यूनिट होती है, आपने जनरली देखा होगा बच्चों, बिल जो है कैलकुलेट होता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो ही चीजें होती है कि जितने बड़े अप्लायंसेस हमारे घर में है, एसी आपने 4-5 लगा रखे हैं और किसी ने कूलर चला कर यूज कर रखा है, तो उसका जो बिल है एसी वाले का वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू कूलर। तो पीछे लॉजिक क्या हुआ बच्चों, लॉजिक ये हुआ क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज्यादा पावर यूज कर रहा है, उसके पास जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हो रहा है एनर्जी का वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसका एनर्जी का बिल जो है वो भी ज्यादा आएगा। या फिर ऐसा है कि दोनों घरों में 5-5 एसी हैं और एक तो चला रहा है 24 आवर्स और एक जो है वो केवल डे टाइम के अंदर 2 घंटे रन कर रहा है, तो जो 2 घंटे रन कर रहा है बच्चों उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो इसका मतलब दूसरी चीज कौन सी हो गई, आपका टाइम। तो इसीलिए पावर इनटू टाइम कॉल्ड एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन के लिए जो कमर्शियल यूनिट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे जनरेट होकर आते हैं, तो उसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के अंदर दिया जाता है, हम
हम वॉट के अंदर नहीं छोड़ेंगे बच्चों, पावर को किस में कैलकुलेट करेंगे, किलो में, तो किलोवाट निकालना है, और टाइम को हमेशा किस में लेते हैं अपन, आर में रहते हैं। तो ये जो कहलाती है ये कमर्शियल यूनिट कहलाती है, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप अगर एस्टैब्लिश करना है हमें किलोवाट आर और जूल के बीच में, तो बच्चों ये तो रिलेशनशिप है कि 1 किलोवाट आर जो है हमारा वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। बट अगर ये डिराइव करने के लिए है कि किस तरीके से ये डिराइव हुआ है, तो डिराइव करने के लिए अपन बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं बच्चों। 1 किलोवाट जब अपन ने लिखा 1 किलोवाट आर, तो किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 × 1000 कर लिए अपन। 1000 करने से किस में चेंज हो गया बच्चों, ये वॉट में चेंज हो गया। अब आर को अगर अपन ने सेकंड में चेंज करना है, तो सेकंड में कैसे चेंज करोगे बच्चों, 60 × 60। इसी तरीके से चेंज करोगे तो 60 × 60 किस में चेंज हो गया, सेकंड्स में। तो ये आपका, ये तो वॉट में है और ये सेकंड में, तो वॉट और सेकंड हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन किस में लिया था हमने, जूल में पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन। अभी इससे पहले रिवाइंड करके देख लीजिए बच्चों, ये जूल में था, तो जूल में अगर हमें आंसर निकालना है बच्चों, तो टाइम हमेशा किस में लेना है, सेकंड्स में, और इसकी यूनिट क्या थी, वॉट। तो हमने पावर को किस में चेंज कर दिया, वॉट में, और टाइम को किस में चेंज कर दिया, सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पे आर आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 1000 × 3600, तो इसका मतलब 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, हो गया ये। अब अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स के अंदर लिखना होता है, साइंटिफिक नोटेशन, तो क्या करेंगे, काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के इक्वल हो गया। तो दैट इज अ वे टू फाइंड आउट और कन्वर्ट किलोवाट आर इनटू जूल। तो अगर आपसे पूछा जाता है 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आता है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, डिराइव करो, तो डिराइव करने का ये तरीका है। अगर डायरेक्टली लिखने के लिए आता है 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखें, आप लिख भी सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो दो चीजें याद रखनी है अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कैलकुलेट करना है, तो पावर ऑलवेज इन किलोवाट, और टाइम हमेशा किस में लेना है, आर में लेना है। तो अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है पावर और इलेक्ट्रिसिटी बिल की, अपन देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर बच्चों। कुछ भी चीज अगर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है बच्चों वो है नेक्स्ट जो बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा, उसमें जो फर्स्ट दे रखा है हमें वो है व्हाट विल बी दी करंट। तो सबसे पहले अंडरलाइन करें, हमसे पूछ के आ रहा है करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट पावर ओके व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो अगर हम चेक करें बच्चों सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्यूशन नंबर 1 में हमें करंट तो पूछा जा रहा है, करंट की वैल्यू पूछी जा रही है, और कुछ क्या गिवन है, पावर। पावर कितना हो गया बच्चों, 40 वॉट पावर हो गया। वोल्टेज कितना गिवन है बच्चों, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हो गया। अब इन तीनों के बीच में अगर हम इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, जो हमने अभी वीडियो के शुरुआत में सीखी थी रिलेशनशिप, तो क्या होती है बच्चों, P इज इक्वल टू V इंटू I, डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। तो ये काम आता है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चों, इनका जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा। अब पावर हमारा गिवन है 40, वोल्टेज गिवन है 220, करंट हमें पता करना है, तो 40 बाय 220 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I। कैसे राउट करेंगे अपन 2 की टेबल में, तो 2 बाय 11 एम्पियर इज इक्वल टू I। आप चाहें बच्चों तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं, हम पॉइंट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 9 आएगा, 8 आएगा, तो इतना एम्पियर भी आप आंसर लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। वैसे साइंटिफिक नोटेशन कहता है पॉइंट में लिखना होता है, तो हम इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी द करंट, करंट आई पूछ रहा है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की, तो वोल्टेज की मैंने पावर की मैंने, और आंसर कैलकुलेट हो गया। बहुत डिफिकल्ट नहीं होते बच्चों, सॉल्यूशन सेकंड देख सकते हो आप, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, जो गिवन है वो लिखते चले, तो पावर हमें गिवन है कितना है 60 वॉट फॉर 50 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है कितना हो गया ये 50 आवर्स, 50 आवर्स हो गया। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 60 और टाइम कितना है 50। 6 5 30, 2 0 और आ गया। ये जो आंसर आया है वो किसमें आया है बच्चों, वॉट आवर में आया, वॉट आवर्स में आया। इलेक्ट्रिकल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट होती है, वो अपन ने पढ़ा है क्या होती है, किलोवाट आवर। तो इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोवाट के लिए क्या करेंगे अपन, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल जो कंजप्शन है बच्चों, वो अपना कितना आ जाएगा 3 kWh के इक्वल हो गया। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कह सकते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो, जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक रेडियो सेट है जिसकी पावर हमें गिवन है, 50 आवर्स तक वो रन कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है वो पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन निकालने का तरीका पावर इनटू टाइम, फिर लास्ट में जो भी आंसर आया है उसे हमने किस में चेंज कर दिया, किलो के अंदर। तो किलो में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है वो अभी अपन ने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जो हाउस होल्ड का निकलता है। आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर रूम को ले लीजिएगा और चेक करिएगा, आपको भी निकालना आएगा अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केवल हमें अपने अप्लायंसेस जो है घर में वो पता होने चाहिए। जैसे ट्यूबलाइट जो है वो 40 वॉट है, फैन जो है वो 100 वॉट है, तो ये हमें पता होना चाहिए कितने कितने वॉट का है। अगर हम चेक करें थर्ड वाला, बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। तो यहाँ पे हमें गिवन है एक जो बल्ब है, तो बल्ब के लिए हम लिखें बच्चों, तो पावर जो गिवन है बल्ब का, बल्ब के लिए अपन लिख रहे हैं बच्चों, तो पावर बल्ब का है हमारे पास में 100 वॉट। ये दे रखा है व्हाट इज इट, ये दे रखा है 200 वोल्ट पर भी वो काम करेगा। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जा रहा है हमसे, और V हमें कितना गिवन है 200 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। हमने डायरेक्टली वही चीज यूज करी है बच्चों, क्योंकि हमें क्या पता करना है इसके अंदर, सबसे पहले R पता करना है, ये वाला जो गिवन इंफॉर्मेशन है। तो हमने जो पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में इंटर रिलेशनशिप निकाला था, तो वो क्या आया था, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R आया था बच्चों। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी है 100, V कितना है बच्चों 200 into 200 और R एज इट इज आ गया। तो R की वैल्यू आ गई 200 into 200 अपॉन 100। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास में 400 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो हमने R कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। पूछा जा रहा है व्हाट इज इट रेजिस्टेंस। अब आगे क्वेश्चन है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। अगर ऐसे 5 बल्ब काम कर रहे हैं कितने देर तक, 4 आवर्स तक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ। तो एनर्जी कंजप्शन के लिए फॉर्मूला बच्चों अभी भी लर्न होगा तुम्हें, एनर्जी कंजप्शन होता है पावर इनटू टाइम। और ऐसे कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, इसलिए पहले 5 लगा देना। और इनका पावर कितना है बच्चों 100, और कितनी देर तक रन कर रहे हैं 4, तो 2000 वॉट आवर आंसर आ गया। अब इसको अपन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलो के अंदर, तो 1000 से डिवाइड हो गया बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हमारा आ गया 2 kWh। ऐसे 5 बल्ब अगर 4 घंटे तक चलते हैं तो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। आगे पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट द कॉस्ट इफ रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। अब हमसे बोल रहा है कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट अगर निकालना है बच्चों, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, जितना भी पावर आया है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो आया है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर लो। तो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12, तो 9.20, मतलब जो कॉस्ट है, अगर 4 घंटे तक आप 5 बल्ब 100 वॉट के जलाएंगे, तो आपको गवर्नमेंट को अगर 4.60 के हिसाब से पे करना है, तो कितना रुपए पे करेंगे हम, 9 रुपए और 20 पैसे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। कभी कभी क्या होता है, इसमें पूरे महीने के लिए पूछ लिया जाता है, तो महीने के लिए पूछ रहा है तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और आज का जो वीडियो है बच्चों समझ में आया होगा। कुछ भी रह जाता है बच्चों जो समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।